नमस्कार, कैसे हैं आप सब। एग्जाम हाउस पे आप सबका स्वागत है। जैसे हमने पढ़ा है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 प्रकार के हैं। तो हमने पढ़ चुका है। फर्स्ट में पढ़ा हमने समानता का अधिकार, सेकंड में पढ़ा हमने स्वतंत्रता का अधिकार और थर्ड में पढ़ा शोषण के विरुद्ध अधिकार। आज हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फोर्थ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 25 से लेकर 28 में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो आर्टिकल 29 से लेके 30 में जिक्र किया गया। और फिर 6 नंबर में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें आपको आर्टिकल 32 तक का जिक्र किया गया है। अब आप एक एक करके देखेंगे। ठीक है। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद, यानी यहाँ पे जो भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब है, यानी जो भी यहाँ पे जिक्र किया जाएगा धर्म से रिलेटेड होगा। यानी अनुच्छेद 25 में धर्म मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता की बात हो रही है। यानी यहाँ पे जो भी व्यक्ति हैं, जैसे आप किसी भी धर्म से होंगे, ठीक है, समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हैं, उन्हें आर्टिकल 25 के तहत उनकी धर्म को मानने, उसका आचरण करें और अपने धर्म के प्रचार करने की उन्हें स्वतंत्रता दी गई है। ये समझ में आया। अब हम देखेंगे आर्टिकल 26 यानी अनुच्छेद 26। इसमें धार्मिक प्रबंधन का अधिकार की बात हो रही है, यानी आप अपने धर्म का प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, आर्टिकल 27 में धार्मिक संपोषित, यानी धार्मिक संपोषित का मतलब यहाँ पे हो गया कि जो जैसे धर्म के लिए चंदा देना या कोष मुद्रा इकट्ठा करना, ये आपको अनुच्छेद 27 के अंतर्गत आता है। और वहीं अनुच्छेद 28 की बात किया जाए तो धार्मिक शिक्षा, उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता का इसमें अधिकार की बात की जा रही है। यानी धार्मिक शिक्षा आप देखते होंगे, धार्मिक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है। या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 28 बताता है। ठीक है। अब इसके साथ साथ अब आप यहाँ पे देखिए, आप 5 नंबर में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 से लेकर 30 में जिक्र किया गया है। अब आप देखेंगे कि अनुच्छेद जो 29 है, यहाँ पे 29 और 30 अल्पसंख्यकों की बात करता है। किसकी बात करता है? अल्पसंख्यकों की बात करता है। यानी अल्पसंख्यक कौन होते हैं? जैसे हमारे भारत की बात करें तो यहाँ पर अल्पसंख्यक कौन कौन हो सकते हैं? ठीक, यहाँ पे अल्पसंख्यक आपको मोहम्मदन हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं, बौद्ध हो सकते हैं, पारसी हो सकते हैं। सब कौन है? अल्पसंख्यक हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इनकी जो है आर्टिकल 29 के तहत कहा गया है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करना है, यानी जो उनके हित है उसका संरक्षण करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है। फिर उसके बाद और आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों को शिक्षा संबंधी प्रावधान का संरक्षण करता है, यानी कोई भी अल्पसंख्यक अपनी धार्मिक शिक्षा ग्रहण कर सकता है, इसका भी प्रावधान किया जाता है। ठीक है। किसके अंतर्गत? यानी आर्टिकल 30 के अंतर्गत। यानी हमेशा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 से 30 में कभी भी जिक्र होगा तो किसकी होगा? अल्पसंख्यकों की होगी। ठीक है। यानी यहाँ पे अल्पसंख्यकों की जिक्र हो रही है। और फोर्थ में देखते होंगे आर्टिकल 25 से लेकर 28, यहाँ पर हमेशा धार्मिक यानी धर्म से रिलेटेड होगा। ठीक है। आर्टिकल 25, 26, 27, 28 में धार्मिक यानी धर्म से रिलेटेड होंगे। ठीक है। अब हम जो हमारा नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, हम उसे देखते हैं। ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो हम छठा कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य क्या दिया गया है। ठीक है। आप ये सोच रहे होंगे कि हमने आर्टिकल 30 तक पढ़ा तो 31 आनी चाहिए, 31 कहाँ गायब हो गया? तो मैंने बताया था आर्टिकल 31 को, ठीक है, जो संपत्ति का अधिकार था उसे मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया और उसे 300 के तहत क्या किया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो उसे अब इसमें नहीं पढ़ना है। अब हमारे पास डायरेक्ट हम 32 पे आएंगे। ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? यानी जितने भी हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, उसका संरक्षण करता है। कौन करता है? अनुच्छेद 32। यानी अनुच्छेद 32 के तहत जो भी व्यक्ति हैं, यदि उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है। यानी ये संरक्षण प्रदान करता है हमें हमारी मौलिक अधिकारों का, हमारे मूल कर्तव्यों का। ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32, इसको डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, ठीक है, क्या बोले हैं? संविधान की आत्मा बोले हैं। ठीक है। लेकिन आपने ये भी पढ़ा होगा कि संविधान की आत्मा प्रस्तावना को भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे ठीक जब भी अगर एग्जाम में आए तो आप फंस जाएंगे। ठीक, कि हम क्या लगाएं? अनुच्छेद 32 को लगाएं या प्रस्तावना को लगाएं? यहाँ पे फंस जाते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट देखेंगे आप, जब भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा कथन देकर पूछे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो हमेशा आप लगाएंगे अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अगर ये स्टेटमेंट या कथन ना दिया रहे तब वहां पे आप प्रस्तावना को टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे अनुच्छेद 32, यानी ये भी देखिए आप अनुच्छेद 32 में क्या है। ठीक है, अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या करता है। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। ये रिट है क्या, अब ये देखेंगे। ठीक है, यानी कुछ आदेश होते हैं, अब वो कौन कौन से आदेश हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जा सकता है। तो वहां पे आप देखेंगे 1 नंबर में बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी इसका मतलब ये होता है कि जब किसी भी, बंदी मतलब क्या समझ रहे हैं, जब किसी को भी अरेस्ट किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे 24 घंटे के अंदर, क्या है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे परमादेश, सेकेंड नंबर में परमादेश कर सकता है। और ये परमादेश से एक शब्द कीवर्ड निकालिए, आदेश, यानी यहाँ पे सरकारी अधिकारियों, जो भी सरकारी अधिकारी हैं, यदि अपना कर्तव्य जिस उनकी जो जॉब लगी है, जो अधिकारी के तौर पे बने हुए हैं, समाज में आए हैं, ठीक है, जिस पोजीशन पे हैं, उनका क्या कर्तव्य है, यदि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे तरीके से नहीं करते हैं तो उस पर क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट परमादेश जारी कर सकता है। ठीक है, फिर आप देखेंगे प्रतिषेध। ठीक है, इसमें प्रतिषेध में क्या होता है, ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को आदेश देती है। क्या देती है आदेश, कि मान लीजिए यहाँ पे देखेंगे कि ऊपरी न्यायालय क्या बोल रही है प्रतिषेध के अंतर्गत, यानी कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा हाई कोर्ट को बोलेगी और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों को बोल सकती है सुप्रीम कोर्ट। किसको किसको, इसको और इसको, दोनों को बोल सकती है। क्या बोल सकती है कि यानी आपके जो अधिकार क्षेत्र से बाहर है उस पर, ठीक है, फैसला हमेशा सुप्रीम कोर्ट देगा। ठीक, फिर उसके बाद हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बोल सकता है, यानी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत नहीं आता, इसके क्षेत्र से बाहर है, उस पर कभी भी फैसला कौन सुनाएगा, हाई कोर्ट सुनाएगा। ठीक है, अब देखेंगे 3 और 4 दोनों लगभग मिलता जुलता है। यहाँ पे देखेंगे उत्प्रेषण लिखा होगा, इसका मतलब क्या है, मुकदमे के मेरे पास, यानी कि यहाँ पे भी बात सेम ही होता है। यहाँ पे भी ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को कहता है कि जो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, जो मुकदमा निलंबित पड़ी हुई है, वो आप मेरे पास भेज दीजिए, उस पर हम फैसला सुनाएंगे। ठीक है, फिर अभी आप देखेंगे 5 में अधिकार परीक्षा लेख, यानी इसका मतलब क्या होता है, योग्यता का परीक्षण करना, यानी जब भी हमारी जो सार्वजनिक या सामाजिक पद है, ठीक है, जो भी ऑफिसर बनते हैं, अधिकारी बनते हैं, ठीक है, उनकी यहाँ पे योग्यता का परीक्षण किया जाता है कि यदि उनको ये पद या पोजीशन दिया गया है तो क्या उसके लिए वो लायक है या नहीं है। ठीक है, उनसे सवाल जवाब होते हैं। ठीक है, यदि उसमें कुछ कमियां पाई जाती है तो उसके विरुद्ध यहाँ पे आदेश जारी किया जा सकता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ऐसा ऐसा वर्ड आपको देखने को मिल रहा होगा, थोड़ा कठिन लग रहा होगा, तो आप देख रहे होंगे जो भी हमारे संविधान निर्माता थे वो क्या थे, उसमें बहुत सारे ऐसे, ठीक है, वकील थे, वकालत के डिग्री प्राप्त किए हुए थे, तो इसलिए ये सब उन्हीं के द्वारा दिया गया वर्ड है, तो इसलिए ये सब थोड़ा कठिन वर्ड लगते होंगे। ठीक है, तो हमने अभी अनुच्छेद 32 तक पढ़ा। अनुच्छेद 32 तक जो दिया गया है वो मौलिक अधिकार है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अनुच्छेद 33, 34 और 35 ये मौलिक अधिकार तो नहीं होते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार के हितों के बारे में जो भी बताया गया है, ठीक है, इसमें संसद क्या क्या कानून बना सकते हैं उसका जिक्र यहाँ पे किया जा रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अनुच्छेद 33 में क्या है, संसद क्या कर सकता है, कोई ऐसा कानून बना सकता है जिसमें सेना, सशस्त्र बल या खुफिया विभाग के जो भी कर्मचारी होंगे, ठीक है, ये उनके हितों के लिए रक्षा किया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हो जाता है कि आप देख पा रहे होंगे जो भी फौज में होते होंगे, ठीक है, या खुफिया विभाग में होते होंगे, उनके लिए कुछ अलग रूल रेगुलेशन भी होते हैं, तो संसद, ठीक है, अनुच्छेद 33 के अंतर्गत उन्हें कुछ अधिकार देता है। ठीक है, यहाँ पे इसकी बात की जा रही है। फिर अनुच्छेद 34 में आप देखेंगे यहाँ पे अगर किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लग जाती है तो वहां के लोगों के कुछ अधिकार को, मौलिक अधिकार को रोका जा सकता है, ठीक है, संसद के द्वारा। यहाँ पे यानी अनुच्छेद 34 ये पावर देती है संसद को। फिर आप देख पा रहे होंगे 39 में, ठीक है, संसद को ये अधिकार दिया गया है कि मौलिक अधिकार से संबंधित वो कोई कानून बना सकता है। ठीक है, तो हमारा रहा मौलिक अधिकार इतना ही, मौलिक अधिकार समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट हमारी टॉपिक्स होगी हम उसे स्टार्ट करेंगे। आप इसका एक बार रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के सर्कल में भी आप
शेयर कीजिए ताकि वो भी इसी बहाने पढ़ पाए। ठीक है। हाँ, मैं आपको बार बार ये बात बताना चाहूँगा कि जब भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मैं जो पोस्ट पे आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ कम्युनिटी पोस्ट में यूट्यूब में, वहाँ पे जाकर आप जरूर टेस्ट लगाएं। ठीक है, क्योंकि हर एक टॉपिक से रिलेटेड वहाँ पे मैं क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, तो वहाँ करेंगे तो आपका एक रिवीजन होता जाएगा। ठीक है, ज़्यादा अभ्यास करने से ही आप इस फील्ड में बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।